सो हेलो एंड वेरी वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो आज हम लोग चैप्टर 1 हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया है और पार्ट 1 का उस वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ा है, पर आज सिर्फ उसका छोटा सा एक रिवीजन करेंगे और साथ साथ पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। और सिर्फ हम लोग पार्ट 2 हम लोग सिर्फ नेशनलिज्म इन यूरोप को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी 10 ईयर के आए हैं तो पहले तो हम लोग थ्योरी कवर करेंगे कुछ मिनट के वीडियो में, फिर लास्ट हम लोग क्या है उसके क्वेश्चन आंसर जो PYQ आए हैं फिर उसको कवर करेंगे। और साथ के साथ जितने भी चैप्टर में NCERT में जितने भी हमारे डिटेल दिए हुए सबको एक अच्छी तरीक़ा से करेंगे और NCERT का आपको इसमें नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को पता है कंप्लीट एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद कंप्लीटनेस। और ये हमारा क्या है फैडिक्स ओरियो का सबसे फर्स्ट पेज में ही क्या फिगर बनाया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा एलिगोरी के हाथ में वन हैंड में क्या है लाइट ऑफ इनलाइटमेंट को शो यहाँ पे हो रहा है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर के इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा क्लास टाइम में हम लोग को फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया जाता है उसमें हम लोग को देखे थे कि जो फ्रांस कंट्री था सबसे पहले वहाँ पे किंग का रूल था। और फ्रांस भी एक यूरोपियन कंट्री है। तो फ्रांस में क्या था सबसे पहले एक 18 सेंचुरी में बात करेंगे तो उस वक्त क्या मोनार्की रूल था। उसके बाद क्या है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में धीरे धीरे मोनार्की को हटाकर क्या किया गया वहाँ पे डेमोक्रेसी आया। डेमोक्रेसी फिर कुछ दिन के बाद क्या है हमारे रोबेस्पियर का भी रूल आया जिसको डायरेक्टली रूल बोलते हैं। फिर डायरेक्टली रूल के बाद हमारे बहुत सारे वहाँ एरा जैसे नेपोलियन का रूल आया। नेपोलियन भी 1804 से 1815 तक रूल किया। उसके बाद क्या है बैटल ऑफ वाटरलू में फोर हमारे कंट्री से डिफीटेड हो गया। और यही क्या हुआ ना जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था 1789 में। और जो ये 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था इससे क्या हुआ था कि बड़ा ही एक तगड़ा इफेक्ट हुआ था आया था हमारे पूरे यूरोपियन कंट्री में। और इस तरह का एक कोटेशन भी बोला जाता है कि वैन फ्रेंच कंट्री स्नीज द होल यूरोपियन गेट कोल्ड। इसका मतलब यही हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थोड़ा सा भी अगर कुछ हुआ है तो पूरा यूरोपियन कंट्रीज को क्या है उससे एक क्या सीख मिला है। और हम लोग को पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबर्टी फैटर्निटी इक्वालिटी हम लोग को क्या है एक मिला रिजल्ट मिला सीखने को मिला। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी मीन्स समानता, और क्या है फैटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, ठीक है। और आज हम लोग इमरजेंसी ऑफ नेशन हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हो गया था तो फ्रेंच कंट्री में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे वो कॉमन आइडेंटिटी को बिल्ड करने के लिए कुछ आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ये आपके NCERT क्वेश्चन भी है, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 होगा या क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो क्या क्या आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए। तो सबसे पहला आइडिया इंट्रोड्यूस थी कि ला पात्री एंड ला सिटुएन, ठीक है। ला पात्री एंड ला सिटुएन मीन्स ला पात्री मीन्स द फादरलैंड एंड द ला सिटुएन मीन्स द सिटीजन। उसको क्या किया गया इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ला पात्री एंड ला सिटुएन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने एक और कि इट इंट्रोड्यूस क्या है फ्रेंच फ्लैग, रॉयल फ्लैग को डिस्करेज कर दिया गया। साथ के साथ क्या है एक इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या किया गया इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और क्या यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया सारे सिटीजन्स। जैसे कि हम लोग को पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग पढ़ाया गया था कि सोसाइटी वाज डिवाइड इनटू फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, नोबिलिटी एंड मिडिल क्लासेस एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। इतना तक हम लोग को पता था, ठीक है। पर ऐसा नहीं था। जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ हमारा उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कुछ आइडियाज़ निकाले ताकि कॉमन आइडेंटिटी बिल्ड हो सके। और उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सबके लिए यूनिफॉर्म लॉ बना दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स तो रीजनल लैंग्वेज होते थे उसको डिस्करेज करके फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना के फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया, ठीक है। और हम लोग को पता है फ्रांस का कहाँ है पेरिस, ठीक है कंट्री, और कंट्री एंड कैपिटल इट वाज एक्सेप्टेड एज कॉमन लैंग्वेज एज ए कंट्री। और भी बहुत सारे आइडियाज़ को हम लोग वहाँ पे क्या है लाया जा रहा था जैसे कि ओथ टेकन एंड, ठीक है। और भी बहुत सारे आइडियाज़ थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ना है हम लोग को। ये हमारे कौन है बहुत ही एम्बिशियस नेपोलियन जिनका इम्पेरियलिज्म से क्या किया था बहुत सारे टेरिटरीज को एनेक्स कर लिए थे, ठीक है। इनका मोटिव था कि हम अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को मोर पावरफुल एंड रेशनल बनाएं, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो आज हम लोग नेपोलियन के बारे में भी देखेंगे और हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, पर क्या करेंगे कि साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा कवर करेंगे, एक भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं तो नेपोलियनिक कोड को देखते हैं। नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड भी बोला जाता है। ये आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बनकर आएगा कि नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड भी बोला जाता है। ये हमारा 1804 में सिविल कोड दिया गया था, ठीक है। विच कैम टू नोन एज नेपोलियनिक कोड, ठीक है। ये कोड क्या किया था बहुत सारे चीज़ें को दिया था, जैसे कि ये हमारा रिमूव कर दिया था जितने भी प्रिविलेज हैं बेस्ड ऑन वर्थ, जितने वर्थ से प्रिविलेज मिले हुए थे सारे पीपल्स को उसको हटाया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया पहले क्लर्जी नोबिलिटी को क्या है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, दे वर नॉट पेइंग टैक्सेस, ओनली थर्ड स्टेट वेर पेइंग टैक्सेस। और भी क्या था बहुत सारे प्रिविलेज मिले हुए थे,
ठीक है। दे वर लेस इन सोसाइटी बट मोर पावरफुल, दे आर डोमिनेंट इन सोसाइटी, ठीक है। तो इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। और हमने बताया सबसे पहला कि रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। सेकेंड मैंने क्या बताया कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि सबके लिए इक्वालिटी होना चाहिए बिफोर द लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। तीसरा पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या कर दिया गया, सिंप्लीफाइड कर दिया गया, ठीक है। एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फिट पीजेंट एंड सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज को क्या कर दिया गया, माफ करा दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता था बिजनेसमैन वाले पीपल्स को, बहुत सारे ट्रेड बैरियर भी लगते थे, उसको हटा दिया गया, ठीक है। गिल्ड सिस्टम वाज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट, हर एक डेवलप्ड कंट्री का एक क्या होता है प्रोसेस होता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना। साथ साथ हमारे नेपोलियन भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा बने, ठीक है, और उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया, ठीक है। और साथ के साथ सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या मतलब है, वहाँ पे यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर सिस्टम को लाया गया, क्योंकि पहले वेट एंड मेजर सिस्टम नहीं होते थे। हर एक प्लेस के हर एक वेट एंड मेजर सिस्टम होते थे और वहाँ पे करेंसी भी अलग अलग चलते थे, तो उसको भी कर दिया गया। एवरी सेक्शन मतलब कॉमन नेशनल करेंसी बनाया गया, ठीक है। तो मैंने 6 से 7 पॉइंट आपको बताया, आप कोई 5 पॉइंट भी याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन पूछा है क्या क्या रिफॉर्मेशन लाया गया नेपोलियन के द्वारा, तो ये आपका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो आगे तो और भी डिस्कस करेंगे, तो अब आगे देखते हैं और आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो ये आपका है रिवॉल्यूशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में से हम लोग यही समझते हैं कि सबसे पहले जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, जो अभी हम लोग इटली बोलते हैं, वो हमारे क्या पहले बहुत सारे फ्रेगमेंट में बटे हुए थे और वही फ्रेगमेंट अलग अलग डायनेस्टी से रूल होते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि वहाँ पे सब हर एक जगह का अपना कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं था, ना तो कॉमन कल्चर था। और यहाँ पे हमारा इस तरह से क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर द फैक्टर दैट लीड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो क्या क्या फैक्टर है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लासेस, जो मिडिल क्लासेस राइजेस किए। द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, फ्रीडम, ठीक है। आगे लिबरलिज्म को हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे कि पॉलिटिकल मैनर में लिबरलिज्म का क्या मतलब है, सोशल लेवल पे क्या मतलब है, इकोनॉमिकल लेवल पे क्या मतलब है। आगे लिबरलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वीना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में बात करेंगे कि जैसे नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया तो ट्रीटी ऑफ वीना कराया गया था 4 कंट्री के थ्रू, ताकि क्या है जितना भी वो बाउंड्री को एनेक्स किया है सब क्या है वापस चले जाए, ठीक है, ताकि पीस बनी रहे। हमारे एक जो पावर होता है ना ऑटोनोमस पावर, उसके बीच में पीस बनी रहे, तो इसलिए ट्रीटी ऑफ वीना को किया गया। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज आए, यूसीपी मैजनी आए और भी बहुत सारे आए हमारे, यूसीपी गैरीवल्दी, बहुत सारे थे, ठीक है। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं ये हमारा क्या है कि एरिस्टोक्रेट्स लोग हैं जो हमारे क्या वर्साइल्स पैलेस में रहते थे, और ये क्या है हमारे जितने भी रिच पीपल थे, ठीक है, उसी का मैंने एक इमेज कैप्चर किया है। अब हम लोग बात करते हैं एरिस्टोक्रेट्स एंड द मिडिल क्लासेस। एरिस्टोक्रेट एंड द मिडिल क्लासेस अगर बात करेंगे सोशली एंड पॉलिटिकली, जो मेरा एरिस्टोक्रेसी थे वो बहुत ही डोमिनेटिंग थे, डोमिनेटिंग क्लास होते थे, और जिसका क्या है खुद का प्रॉपर्टी होता था, ठीक है, एंड टाउन हाउसेस। एंड इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप देयर वाज एन इमर्जेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप, इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप देयर वाज एन इमर्जेंस एंड कमर्शियल क्लासेस हु एक्सटेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट, ठीक है। उनका एग्जिस्टेंस किस बेस्ड पे था, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप लोग को पता होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, एक नया वर्किंग क्लास ग्रुप का क्या हुआ एराइजेस हुआ। मिडिल क्लासेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत सारे बिजनेसमैन क्या हुए हमारे यहाँ पे एराइजेस होने लगे। और यहाँ पे क्या हुआ, इट वाज अमॉन्ग एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी गेन पॉपुलरिटी। अच्छा, नेशन स्टेट मैंने उस पार्ट 1 में अच्छी तरीके से बताया मॉडर्न स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट का क्या फीचर्स होता है, ठीक है। तो शेयर आइडिया, शेयर कलेक्टिव आइडिया, साथ का साथ क्या एक हमारा प्लेबिसिकेट के बारे में बताया। तो ये आपका थोड़ा सा है कि हमारा प्लेबिसिकेट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वोटिंग सीधा समझते हैं, प्लेबिसिकेट एक वोटिंग सिस्टम होता है। फिर उसमें एक दो कंसेप्ट और था जो आपका की पॉइंट में एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, उसके लिए आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्नेस्ट रेनन के द्वारा हमारा नेशन स्टेट का क्या डेफिनेशन है, कई बार इस तरह से क्वेश्चन बना देता है कि अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन ए नेशन इज कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट इंडेवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन
क्वेश्चन, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर PYQ। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वाज क्लोजली रिलेटेड टू आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। और लिबरलिज्म के आइडिया से बहुत ही ज़्यादा क्या है, क्लोजली रिलेटेड था हमारा यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, 19th सेंचुरी में। और बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लासेस का राइजेस होने लगा था, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कि तब क्या हुआ, लोगों को काम भी मिलने लगा, बिजनेसमैन सब राइजेस करने लगे। बहुत सारे हमारे रिवोल्यूशनरीज लोग भी आए हुए थे, जिसके बारे में आप लोग को बताएं, गिउसेपी मेजनी, ठीक है। वो लोग भी वॉर स्टार्ट कर सीक्रेट सोसाइटी भी बनाए, ठीक है, यंग इटली और फिर यंग यूरोप, ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ऑनिंग पर्सन। हम लोग को जैसा पता है कि फ्रांस में एक NCERT क्वेश्चन भी हमारा क्लास 9 में पढ़ाया जाता है कि कौन सा पीपल्स एक्टिव सिटीजन्स होते थे, कौन सा पीपल्स एक्टिव सिटीजन, जो जिसके पास प्रॉपर्टी होता था, ठीक है, जो एक्टिव सिटीजन्स होते थे, जो 3% के वेजेस को पे करते थे, दे वेर एक्टिव सिटीजन्स, और उसी के पास प्रॉपर्टी भी होता था, ठीक है, और वो वोटिंग भी देते थे। तो फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही रूल था कि फ्रांस में क्या है कि वोटिंग देने का उसी को राइट्स था जिसके पास खुद का प्रॉपर्टी होता था, ठीक है। मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड वुमेन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राइट्स इन द इकोनॉमिक स्फीयर। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एवोल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा कि मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राइट इन द इकोनॉमिक स्फीयर। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। सीधा सा इससे क्या क्या हम लोग समझे कि मेन विदाउट प्रॉपर्टी, सबसे पहले उसको वोटिंग का राइट्स नहीं था। साथ साथ क्या इकोनॉमिक स्फीयर का बात करेंगे, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, फ्रीडम एंड मार्केट एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स एंड ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मीन जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे गुड्स के मूवमेंट्स में, सबको हटाना ही क्या है हमारे इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था। और इसके लिए क्या है कि इतना जो प्रॉब्लम हो रहा था उसके लिए एक यूनियन बनाया गया, कस्टम यूनियन, जिसको जोलिवेरियन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर NTSC एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। जोलिवेरियन है क्या, एक कस्टम यूनियन था। उसने क्या किया, हमारे टैरिफ बैरियर को भी हटाया, साथ साथ हमारे नंबर ऑफ करेंसी, जो 30 करेंसी पहले चलते थे उसको 2 करेंसी में बदल दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका ये स्लाइड में आप लोग को हाई होप कि आपको सारा चीज़ ये स्लाइड का समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है। और यहाँ पे अब देखते हैं कि हम लोग को पता है कि 1815 में नेपोलियन को क्या डिफीट कर दिया गया था। यूरोपियन गवर्नमेंट वाज डिराइव बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म्स। यहाँ पे सबसे पहले ये उस वक्त क्या था, कंजर्वेटिज्म्स का दबदबा था, और उस वक्त क्या यूरोपियन गवर्नमेंट वर डिराइव बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म्स। और रशियन रिवॉल्यूशन में हम लोग को पढ़ाया जाता है, जो चैप्टर 2 सोशलिज्म इन सोशलिज्म वाला चैप्टर है आपका क्लास 9 का, उसमें रशियन रिवॉल्यूशन में कंजर्वेटिज्म्स और भी हमारे 3 तरह के ग्रुप्स होते थे, उसके बारे में बताया जाता था कंजर्वेटिज्म्स कैसे होते थे, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, अभी तुरंत बात करेंगे। कंजर्वेटिज्म्स क्या बिलीव करते थे, आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है। वो अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट एंड सोसाइटी को बनाए रखना चाहते थे। लाइक द मोनार्ची, द चर्च एंड सोशल हिरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। उनका कहना था वो चर्च को भी सम्मान देते थे, साथ साथ अपने सोसाइटी सोशल हिरार्की को भी बना के रखना चाहते थे, और साथ साथ अपने जो फैमिली जो प्रॉपर्टी होते हैं सबको प्रिजर्व रख करना चाहते थे। यूरोपियन पावर में कौन कौन आ गया आपका यूरोपियन पावर में, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, आपको इसको जैसे भी ट्रिक से याद करना है, जैसे याद कर सकते हैं। ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली किसको डिफीटेड किया था, हमारे नेपोलियन को। ये तो बहुत ईजी है। मीट एट वीना एंड ड्रू सेटलमेंट फॉर यूरोप। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन ड्यूक मेटरनिस एंड दे ड्रू ट्रीटी ऑफ वीना। अच्छा, एक यहाँ फैक्ट्स बताते हैं जो आपका NTSC क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारा ड्यूक मेटरनिस ने बताया था कि जो हमारा गिउसेपी मेजनी है वो एक इनेमी है सोशल ऑर्डर का, वो इनका इस तरह का बोलना था। पर गिउसेपी मेजनी क्या एक बहुत अच्छे रिवॉल्यूशनरीज थे, ठीक है। तो ड्यूक मेटरनिस कौन थे, चांसलर थे ऑस्ट्रियन का। ये भी आपका NTSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वीना कब हुआ, 1850। तो 3 से 4 मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको NTSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताया है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रीटी ऑफ वीना का सीन है, कैसे ट्रीटी ऑफ वीना वहाँ पे हो रहा था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना, क्या क्या मेजर पॉइंट्स थे, क्या क्या किया गया था ट्रीटी ऑफ वीना में। सबसे पहला ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार मार्क क्वेश्चन आप इसको समझ सकते हैं, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि मेजर पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना क्या क्या था। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर रिस्टोर द पावर। आप लोग को पता होना चाहिए कि फ्रांस में जो डायनेस्टी होता था वो बर्बन डायनेस्टी, और रसिया में रोमेनोव डायनेस्टी। ये दोनों याद रखिए, जो भी NTSC का प्रिपरेशन कर रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और फिर से एक बात और एक्स्ट्रा बता रहे हैं कि फ्रेंच कंट्री में लुइस टाइटल था किंग का, और हमारे रसिया में हमारे जार टाइटल था किंग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि हमारे
नेपोलियन के समय क्या है, डेमोक्रेसी तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, साथ साथ क्या किया गया था वहाँ पे देख सकते हैं कि बर्मन डायनेस्टी को हटा दिया गया था, डिस्पोज कर दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच हैड बिन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त क्या है, लुई 16 को क्या है, पहले तो वहाँ हट गए थे वो। ठीक है, और उनकी वाइफ का क्या नाम है, मैरी एंटोनीटा। ठीक है, लुई 16 की वाइफ का नाम असिस्टेंट वाइफ थी। ये भी आपका एनटीएससी क्वेश्चन है, तो मैं साथ साथ ट्राई करता हूँ कि सारे एनटीएससी क्वेश्चन को बताने का, क्योंकि हमारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे या फिर ऐसे भी हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे जो क्या है इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो एनटीएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये बड़ा ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, बड़ा ही अच्छा एग्जाम है, आप इसको जरूरी दे। आप इसमें क्वालिफाई करें या ना करें, फिर भी आपका इस तरह इस लेवल का प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर बड़ा ही अच्छा लेवल का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व रिस्टोर इन पावर। उसको रिस्टोर कर लिया गया, बर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया गया। फ्रेंच जितना भी फ्रेंच लॉस्ट टेरिटरी इट हैज एनेक्स अंडर नेपोलियन। ठीक है, फ्रेंच लॉस्ट टेरिटरी, जितने भी टेरिटरी को नेपोलियन ने एनेक्स किया था अपने नेबर कंट्री के टेरिटरीज को, उसको फ्रेंच को लॉस्ट करना पड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंच लॉस्ट द टेरिटरी हैड इट हैड एनेक्स द नेपोलियन। ठीक है, इट हैज एनेक्स द नेपोलियन। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। ए सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मतलब कि बहुत सारे क्या है कि फ्रांस के बाउंड्रीज, मतलब कि ऐसे बहुत सारे उसके बाउंड्रीज में क्या कर दिया गया, सिटीज़ को सेटअप कर दिया गया ताकि फ्यूचर में फ्रांस क्या है अपना टेरिटरीज को एक्सपेंड ना कर सके। प्रूसिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑन नॉर्थन इटली। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना है, प्रूसिया को कौन सा एरिया दिया गया था, वेस्टर्न फ्रंटियर, एंड ऑस्ट्रिया को कंट्रोल ओवर नॉर्थन इटली। ऑस्ट्रिया में नॉर्थन इटली का रूल था, मतलब रूल दे दिया गया। जर्मन कन्फेडरेशन, यहाँ पे समझना है कि 39 स्टेट इज विद सेटअप, और उसको क्या है नेपोलियन जो सेटअप किया था उसको छोड़ दिया गया, अनटच कर दिया गया, मतलब उसमें कोई बदलाव लाया नहीं गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कोई एक ऐसा चीज़ बताइए जिसमें कि नेपोलियन जो काम किए थे उसमें कोई भी बदलाव नहीं लाया गया ट्रीटी ऑफ वीना में, तो आप बोलिएगा कि जो 39 स्टेट जो कन्फेडरेशन बना था जर्मन कन्फेडरेशन, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ सैक्सोनी। तो यहाँ पे ईस्ट में देख सकते हैं रसिया को कौन सा पार्ट मिला। ठीक है, रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड वाइल प्रूसिया वॉज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। अब यहाँ पे अब हम लोग आगे इस जितना भी अभी पढ़े हैं सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं भी एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं, सारा आपको इस वीडियो से ही क्या थोड़ा सा बड़ा होगा, पार्ट 3 तक जा सकता है इस चैप्टर का, और पर आप लोग को सारा फॉलो करना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को अब यहाँ पे आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कुछ सेपरेट करके रखा है। तो सबसे पहले हट करके क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे अटेंशन से सारा आप लोग देखिए और उसको खुद से लिखिए मेरे समझाने के बाद। तो व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, तो कांग्रेस ऑफ वीना, तो इसको भी हम लोग कर लिए थे। ठीक है, द कांग्रेस ऑफ वीना वाज, इसको सेकेंड तरीका से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ये शॉर्ट आंसर है आपका। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का आंसर है, आपका यहीं तक इसका आंसर है। ठीक है, आपका यहीं तक इसका आंसर है कि क्या मीनिंग होता है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, साथ के साथ इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना 1850। ठीक है, तो मैंने अभी तुरंत डिस्कस करवाया इसको कि द कांग्रेस, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, द कांग्रेस ऑफ वीना वाज कन्वेड इन 1850 4 यूरोपियन पावर। ठीक है, प्रूसिया, ब्रिटेन और रशिया, ऑस्ट्रिया, मैंने अभी तुरंत इसके बारे में बताया है। डिफीटेड नेपोलियन, द फर्स्ट गोल वाज टू एस्टेब्लिश ए न्यू बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप विच वुड प्रिवेंट इम्परियलिज्म मैंने बताया था। ठीक है, ताकि क्या है कि जितने भी उनका फर्स्ट गोल क्या था कि यूरोप में जितने इम्परियलिज्म आ रहे थे ना, हमारे क्या है फ्रांस नेपोलियन क्या किए थे, बहुत सारे टेरिटरी को एनेक्स कर लिए थे, इसी को तो इम्परियलिज्म बोलते हैं ना, विद इन यूरोप सच एज नेपोलियनिक एम्पायर एंड मेंटेन द पीस बिटवीन ग्रेट पावर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ताकि ग्रेट पावर, जितने भी ग्रेट पावर वाले कंट्री थे उसके बीच में पीस बना रखे। क्योंकि क्या है ना कि आप अगर किसी भी टेरिटरी को एनेक्स करते हैं तो अदर कंट्री भी क्या है कि आपको हार्म करने के लिए सोचता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा कौन है, ये हमारे ड्यूक मेटर्निस, जिसका इमेज हम लोग को पहले डालना था, और ये स्लाइड को हमको पहले ही डालना था पर मैंने यहाँ डाल दिया है, कोई बात नहीं। ये कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। फ्रेडरिक सोरियो, ठीक है, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। ठीक है, जिनने क्या है पेंट्स किया था, जो मैंने पहले आपको बताया था, और उसमें क्या दिखाया था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो फिगर मैंने आप लोग को दिखाया था। नेपोलियन के बारे में तो बता दिया, 1769 से 1821, ए फ्रेंच मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर हु गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड रूल फ्रेंच 1799 से 1815, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, ग्यूसिपी मेजनी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ग्यूसिपी मेजनी, आप लोग को इसको याद रखना है।
गिउसेप्पे मेजनी के बारे में जितना भी है बातें। गिउसेप्पे मेजनी एक फेमस इटालियन थे, ठीक है, एक फेमस इटालियन थे, रिवोल्यूशनरिस्ट थे, जिनका 1807 जेनोवा में जन्म हुआ, ठीक है। ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे और ये कार्बोनेरी एंड फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी, एक आपका क्या है यंग इटली जो आपका मार्सिलस में एंड यंग यूरोप इन बर्ने। ड्यूक मेटरनिस के बारे में बताएं, ए चीफ आर्टिटिक एंड ट्रीटी ऑफ वीना वाज ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिस, इसके बारे में तो आपको बताएं यही हैंडल किए थे ना। अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं ये हमारी गिउसेप्पे मेजनी है, ठीक है। तो नो द डेट्स, आप लोग को मैंने जैसा बोला कि आप लोगों को इसके अलावा कौन नहीं जाना होगा, मैंने फेवरेट पर्सनैलिटी कंसेप्ट के बारे में बात किया। अब उसके बाद मैंने जितना पढ़ाया उसमें क्या क्या डेट्स आए उसको भी एक स्लाइड में आपके लिए रख दिया है। तो 1797 में नेपोलियन इन्वेडेड इटली, नेपोलियनिक वॉर बिगेन। 1804 नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने पढ़ाया। 1840 1850 फॉल ऑफ नेपोलियन विनर्स पीस ट्रीटमेंट। उसके बाद 1821 ग्रीक स्टेबल फॉर इंडिपेंडेंस, इसको हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट में ग्रीस अगेंस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर 1834 जोलोवियन वाज कस्टम ड्यूटीज वाज फॉर्म्ड, मैंने बताया ये भी, ठीक है। 1848 रिवोल्यूशन इन यूरोप, ठीक है, रिवोल्यूशन इन यूरोप, बहुत सारे आर्टिस्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर, पीजेंट रिवोल्ट, तो इसको भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो 2 डेट्स को हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे डिटेल मैनर में। तो अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो क्या है कि डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो ठीक है, तो इवेंट्स क्या क्या था फ्रेंच रिवोल्यूशन में, इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग, तो आप इसको लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स एडुकेटेड मिडिल क्लास बिगेन टू सेट अप जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब के बारे में मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। द एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड ऑन द वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रोड। मैंने बहुत ही अच्छी मैनर में पार्ट 1 में इसके बारे में बताया कि कैसे फ्रेंच आर्मीज अदर कंट्री में गए और वहाँ पे क्या है आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे नेशन स्टेट का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या क्या फीचर्स है सिविल कोड का, तो मैंने तो इसको बता दिया है कि ये सारा प्रिविलेज बेस्ड ऑन वर्थ क्या किया, जितने भी मिले थे उसको खत्म कर दिया गया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिंप्लीफाइड कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। तो मैंने आपको बताया ना कि आप लोग को जितना मैं पढ़ाया है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही आया है, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया कि सारा आपको थ्योरी समझाया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ अनपॉपुलर, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हैं, सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2012 के हिसाब से ये क्वेश्चन है। रीजन ऑफ अनपॉपुलर नेपोलियनिक रूल ओवर द रीजन वेयर, क्या रीजन था जिसके कारण हमारा क्या है कि नेपोलियन का रूल क्या था, वाई वॉज द नेपोलियनिक रूल ओवर अदर रीजन अनपॉपुलर सम सेक्शन ऑफ यूरोप, क्यों ऐसा था कि कुछ सेक्शन ऑफ पीपल कुछ सेक्शन ऑफ प्लेसेस में हमारे यूरोपियन कंट्री में हमारे अनपॉपुलर था नेपोलियन का रूल। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डू नॉट गो हैंड इन हैंड पॉलिटिकल फ्रीडम, और हम लोग को ये भी पता था कि नेपोलियन ने क्या किया था, सारा पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों से छीन लिया था। द न्यूली एनेक्स रीजन फाउंड देमसेल्व्स अंडर द फ्रेंच रूल, द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी हैड टू फेस इंक्रीज टैक्सेशन एंड सेंसरशिप। सही बात है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जितने भी नया नया टेरिटरीज को एनेक्स करते थे हमारे नेपोलियन, उसको वहाँ पे क्या ज़्यादा सेंसरशिप लगाते थे और टैक्सेशन को बढ़ा देते थे। सेंसरशिप क्या था कि अगर आप नेपोलियन की कुछ अगेंस्ट में कुछ आप बोलिएगा तो क्या है कि आपको उसके अगेंस्ट में पनिशमेंट भी मिलता था। फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी टू कन्क्यूर अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वाज नॉट पॉपुलर वाज विद द न्यूली कन्क्यूर्ड पीपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जो फोर्स यहाँ पे फ्रेंच आर्मी में एकदम रिक्रूटमेंट कराया जा रहा था फोर्सफुली, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा था पीपल्स लोग बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, इसलिए वो क्या है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। आपका क्वेश्चन ज़्यादा मैंने ले लिया है तो इसके लिए इसलिए लिया ताकि आपका कोई भी इधर एक भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट ना आए, सारा इसी के अंदर से आ जाए जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया है। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना ऑन यूरोपियन पीपल, तो सबसे पहले अब यहाँ पे बात करते हैं क्या इम्पैक्ट रहा ट्रीटी ऑफ वीना। 3 पॉइंट्स इसमें से कोई लिखना है, तो मैंने इसको ही बताया कि बर्मन डायनेस्टी को रिस्टोर कर लिया गया, ठीक है, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरी, तो आप इसको देख लीजिएगा, बड़ा ईजी है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं व्हाट चेंजेस, ये आपका देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन से लिया गया और मैंने इसको भी डिस्कस कराया गया कि क्या क्या चेंजेस लाया गया, ठीक है। सिविल कोड 1804, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अच्छा सिंप्लीफाइड कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया गया, ठीक है। तो हम लोग आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा कि रिएक्शन ऑफ दिस चेंजेस बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर गुड इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ जितने भी बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर थे उसको क्या एक अच्छी तरीका से क्या उनका डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन उनका अच्छा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हमारा जो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, मिडिल क्लासेस पॉलिटिकली क्या होता है, तो लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड हमारा लिवर मीन्स फ्री, ठीक है। मिडिल क्लासेस के में फॉर न्यू मिडिल क्लासेस स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑल बिफोर द लॉ। मिडिल क्लासेस के लिए क्या क्या है, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। पॉलिटिकल वे में अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो होना चाहिए कॉन्सेंट, मतलब कि वहाँ पे क्या पार्लियामेंट हो, कॉन्सेंट पार्लियामेंट। देयर वाज टू बी इन ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेज, वहाँ पे क्या ऑटोक्रेसी का ना कोई रूल हो, ठीक है, और राइट टू वोट होना जरूरी है, ठीक है।
meant to be only property owning men the lower classes were therefore were not included। तो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने सारा कवर करवाया है, ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म स्टूड एंड इन ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेज, ठीक है। तो ये आपका कुछ नहीं है, सारा आप पढ़ेगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा उसमें। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या क्या किया जा रहा था, न्यू फ्रेंच फ्लैग को अडॉप्टेड कर लिया गया था, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। तो आप आज का वीडियो हमारा पार्ट 1 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हम वी विल मीट एट नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2, और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन। देन थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो और इसके बाद हम लोग क्या है नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा ये क्या है लेंथी वीडियो हो जाता है क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो ओके बाय।